Student, today we are going to learn about the useful and harmful microbes. In that, first we are going to see what is the useful. Microbes means basically microorganism. इसका मीनिंग क्या है? Microorganism. In your previous standard, you already studied. In a previous standard, you already studied about the microorganism. Like the microorganism are divided into the 5 types. Which 5 types? Bacteria, viruses, pathogens, fungi, and all this. ठीक है. Microorganism means basically those organisms that we cannot see with the naked eyes. Under a microscope. Yeah, we can see them under the microscope. That is known as the microorganism. So in this microorganism, not the all microorganisms are not useful, neither harmful. Okay. So there are some microorganisms, they are useful, and there are some microorganisms, they are harmful also. Okay. In your previous standard, you already studied about the physical change and chemical change. Right? Okay. If I say the milk is getting converted to curd, क्यों हो रहा है ये पहले मुझे बताओ, ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज? राइट. Why it is chemical change? Why it is not physical change? Because No, it is man-made or not, that is not a question. The question is, it changes state or order. yeah, right. In the chemical change, what we are looking first, in the chemical change in state. But यहाँ पे ये भी लिक्विड में है, ये भी सेमी सॉलिड में है. ये पूरा थिक होता है क्या सॉलिड? लाइक ये पेन जैसे सॉलिड वैसे सॉलिड है कि ये नहीं. इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे उसके चेंज इन टेस्ट हो रहा है. सबसे पहली बात, लाइक मिल्क जो है वो नॉर्मल टेस्ट है उसका, नाइदर टू स्वीट, नाइदर बिटर, नाइदर सॉल्टी, नथिंग. राइट. बट कर्ड जो है कैसा है? सोर इन टेस्ट है. So change in order. चेंज इन टेस्ट, उसका ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, एंड चेंज इन कंपोजिशन. इसका क्या हो रहा है? सबसे मेन बात, कंपोजिशन चेंज हो रहा है. व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोजिशन मींस बेसिकली द कंपाउंड्स व्हिच आई कंटेन. ठीक है, मतलब which basically like particular object is containing. If suppose if I am taking the example of pen, तो ये देखो, ये पूरा जो ऊपर का है ये क्या है? प्लास्टिक है. राइट. अंदर में उसका इंक है, तो ये हो गया उसका कंपोजिशन. अंडरस्टूड? इफ सपोज आपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ एयर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसमें एयर कंपोजिशन में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? 71%. राइट. तो 71% अगर उसका नाइट्रोजन रहेगा तो कितने परसेंट उसके बाकी की चीजें हैं? 71% क्या है? नाइट्रोजन. और बाकी का 21% क्या है? ऑक्सीजन. ना. एंड देन ओनली 1% इज अदर गैसेस, नोबल गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? सिर्फ 0.04%. ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. अंडरस्टूड? सो दिस इज द एयर कंपोजिशन. वैसे ही ये कर्ड का कंपोजिशन क्या है? उसमें क्या है? लैक्टोबैसिली. लैक्टोबैसिली क्या है? राइट, एक बैक्टीरिया है. तो अभी आप मुझे बताओ, ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो ये यूजफुल हुआ क्या हार्मफुल? राइट. सो दैट मीन्स इट इज अ यूजफुल बैक्टीरिया. अंडरस्टूड? ओके. तो बेसिकली मिल्क इज नथिंग बट द लैक्टोज. क्या है ये? लैक्टोज. और ये कर्ड में कौन सा एसिड होता है? नो. कर्ड में कौन सा एसिड होता है? यू ऑलरेडी स्टडी. लैक्टिक एसिड नहीं, ब्यूट्रिक एसिड होता है एंड टैट्रिक एसिड होता है. कौन सा होता है? ब्यूट्रिक एसिड होता है एंड टैट्रिक एसिड होता है. टैट्रिक एसिड मेनली किसमें होता है? जो टर्मरिन्स वगैरह होती है, मतलब जो इमली वगैरह होती है उसमें होती है. और उसमें मेनली कौन सा होता है? हाँ, इट इज अ ग्रुप, इट इज नॉट अ फिक्स ग्रुप. मीन्स बेसिकली इसमें लैक्टिक एसिड भी है, उसमें टार्टरिक एसिड भी है और ब्यूट्रिक एसिड भी है. ब्यूट्रिक एसिड बेसिकली बटर में होता है. समझ? ओके. तो यहाँ पे जो है, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं? रॉड शेप, मतलब ऐसे सिंपल लाइक ऐसे रॉड शेप होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल रॉड होते हैं. समझ? अंडरस्टूड? ये इस तरीके से होते हैं. देन उसके बाद इसका जो लाइक जैसे कि, हाँ, तो इसकी खासियत क्या है? दे कैन प्रोड्यूस विदाउट द एनर्जी, मतलब विदाउट द ऑक्सीजन. ठीक है. तो ये कौन से टाइप का रेस्पिरेशन ये करने वाले हुए? विदाउट ऑक्सीजन. तो कौन सा रेस्पिरेशन हुआ ये? राइट. तो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है.
अगर आपने आपके घर में देखा है तो लाइक बेसिकली जब हम लोग मिल्क डालते हैं कर्ड में, कर्ड क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है, तो जब हम कर्ड डालते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, ओके सो ये क्या है, बेसिकली यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो इसी तरीके से अभी आपने अगर देखा होगा आपके घर में जब मिल्क से जब कर्ड बनता है तो पहले हम उसमें क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा स्टार्टर लेते हैं, राइट। वो स्टार्टर हम लोग क्या करेंगे, उसमें मिल्क डालेंगे, ठीक है, और फिर आप देखोगे सुबह उठ के तो उसका पूरा कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी अगर हम क्या सिर्फ यही एक ऑर्गेनिज्म है, यही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूजफुल है, नहीं ना, हाँ इससे ज्यादा भी है। तो क्या आपको पता है इससे और कौन से हैं, और कौन से जहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, या वैक्सीन, राइट, करेक्ट। देन ओके, सबसे पहले जो आता है जो आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, दैट इज राइजोबियम, ठीक है। ये राइजोबियम क्या होता है, इसका नाम आप सबने सुना है, क्या होता है ये राइजोबियम, बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपने ये इसका प्लांट देखा है, ग्राउंडनट्स का प्लांट देखा है आपने, हाँ, तो ये ग्राउंडनट्स के प्लांट में ग्राउंडनट जो होते ऊपर रहते कि नीचे रहते, राइट। तो ये जो नीचे जो ग्राउंडनट्स होते हैं ऐसे पूरे ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे नोडल्स जैसे होते हैं, ऐसे मतलब ट्यूबर जैसे होते हैं, रूट नोडल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो सस्टेन करता है, मतलब रहता है, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताओ ये यहाँ पे क्यों रहता होगा, किसकी ग्रोथ, राइजोबियम बैक्टीरिया की, प्लांट की, राइट। ये क्या करता है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये जो ये प्लांट है, ठीक है, इसके जो ऊपर ऐसे ये यहाँ पे सॉइल है और ऊपर जो उसके ये लीव्स है ऐसे बड़े बड़े, तो होता क्या है कि ये जो प्लांट है ये मतलब जो एटमॉस्फेयर का जो गैसेस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट्स, ठीक है, अंडरस्टूड, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, समझ में आया, हाँ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट जो है, मतलब जिसके इस पे नोडल्स होते हैं, वो उसके लिए वो नाइट्रोजन, मतलब जो सराउंडिंग का जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब करना बहुत इजी होता है, अंडरस्टूड, वो एब्जॉर्ब करना बहुत इजी होता है। वो एब्जॉर्ब करने का ये क्या करे, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करे, रूट नोडल्स वो एब्जॉर्ब करे, अंडरस्टूड। तो बेसिकली दिस प्लांट इज गेटिंग द न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी आपने देखा कि सारे जो फर्टिलाइजर होते हैं उसका मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ओके, ये उसका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो उसको नेचुरली क्या कर रहा है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करके दे रहा है, अंडरस्टूड। सो बदले में ये प्लांट उसको क्या कर रहा है, शेल्टर दे रहा है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, वो शेल्टर दे रहा है। तो इस टाइप के एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, क्यों, राइट, यहाँ पे ये पैरासाइट हुआ राइजोबियम बैक्टीरिया और ये जो प्लांट है वो क्या हुआ, होस्ट हुआ, तो ये दोनों को बेनिफिट करवा रहा है, समझ में, ये दोनों को बेनिफिट करवा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो आप मुझे बताओ ये बैक्टीरिया यूजफुल है या हार्मफुल है, राइट, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, यूजफुल बैक्टीरिया में, ठीक है। ओके, सो अभी आप मुझे बताओ, अभी आपने और कहीं जगह पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे जो यूजफुल है, हाँ बैक्टीरिया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली द बैक्टीरिया, कौन से और होते हैं, ओके, पहले हम लोग देखो ये जो होता है ये उसका, सुनो, ये रूट नोडल्स होता है, लिसन केयरफुली, ये रूट नोडल्स होता है लेग्यूमिनस प्लांट का, जो भी मैंने आपको राइजोबियम बैक्टीरिया बताया उसके, तो ये क्या होता है, ये ऐसे ऐसे सेल क्रिएट करते हैं जो डायरेक्टली ये जो रूट होता है ना उसके अंदर, मतलब वो पेनिट्रेट करते हैं उसको, अंडरस्टूड, समझना, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा रूट नोडल्स होता है जिसमें बेसिकली वो यहाँ पे जो होता है उसका अंदर से ऐसा सेल डिवीजन कंटिन्यूस चलता रहता है, समझ में आया,
as you know what is हाँ, ये देखो, ये ऐसे उसका जो सेल डिवीजन है वो चलता रहेगा। पहले बहुत इतना छोटा सा रहेगा, ठीक है, फिर उसका सेल डिवीजन होते होते बड़ा बड़ा होता है, और ये क्या करता है, फिर जो अपने जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं उसको डायरेक्टली इसमें पेनिट्रेट करता है, रूट है इसमें, समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ से वो क्या करता है, जो नाइट्रोजन वगैरह है जिसको नाइट्राइट्स में उसने कन्वर्ट किया, वो यहाँ से उसको सप्लाई करेगा, और यही से ये रूट नोडल्स को उसने इतना टाइटली होल्ड करके रखा है कि उसको वहां से सपोर्ट भी मिल रहा है। अंडरस्टूड? ओके, अभी आपने और कौन से बैक्टीरिया देखे हैं? हाँ, ओके ओके, ठीक है, राइट। अभी आपने आपने या राइट ईस्ट, आप हर किसी ने ब्रेड तो खाया ही है, ठीक है। आपने कभी क्या उसका ये देखा है कि जब हम उसको लाइक जो ब्रेड हम लोग देखते हैं बहुत फ्लफी होता है, राइट, बहुत ऐसा स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है उसका, क्यों? राइट, उसमें क्या होता है, ईस्ट सेल होता है। ईस्ट क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। और इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये ईस्ट का है ना, पहले ये बड़ा सा एक सेल होता है, ठीक है, जब वो अपने आप को बहुत फेवरेबल कंडीशन में पाता है, मतलब लाइक दैट सेल इज फीलिंग दैट ईस्ट इज फीलिंग दैट कैंसर इन फेवरेबल कंडीशन, मतलब मुझे फूड भी मिल रहा है, मैं भी बड़ा भी हो गया हूँ, तब वो क्या करता है, ऐसा ये बर्ड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? हाँ, ये क्या फॉर्म करेगा? बर्ड फॉर्म करेगा। ये बर्ड क्या होता है, बेसिकली आउटग्रोथ ऑफ दी पेरेंट सेल, समझना, आउटग्रोथ ऑफ दी पेरेंट सेल। फिर ये क्या होता है, जब ये ऐसा बड़ा हो जाता है इंडिविजुअली, तब ये अपने पेरेंट से सेपरेट होता है। तो इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन यूज करे, वो कौन सा रिप्रोडक्शन यूज करे? बडिंग, राइट। इसमें क्या होता है, बडिंग। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जो भी हम फर्मेंटेड जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, वेदर इट्स केक, ब्रेड, इडली, ठीक है, ये सारे इसमें ईस्ट एज अ इनिशिएटर यूज करते हैं। इनिशिएटर मतलब जो प्रोसेसिंग को स्टार्ट करे, समझा, जो प्रोसेसिंग को स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं इनिशिएटर। अंडरस्टूड? ओके, एंड देन इसके बाद यहाँ पे हाँ, जो बहुत सारी जो अल्कोहल फैक्ट्रीज होती है जो बेसिकली अल्कोहल प्रोड्यूस करती है। अभी देखो, अल्कोहल प्रोड्यूस करने के बहुत सारे टाइप है, जैसे कि वो कम्प्लीटली केमिकल प्रोसेस से करेंगे, या फिर जो शुगर केन होते हैं, आपने देखो जब आप गन्ने का जूस पीते हो तो उसके बाद जो वेस्ट होता है वो एक इसमें जमा करते हैं, ठीक है, उस वेस्ट से भी अल्कोहल बनता है, ओके, एज वेल एज उसी से पेपर भी बनता है, ठीक है। हाँ, इसमें ये कैसे फॉर्म होता है, जैसे जो शुगर फैक्ट्रीज है जिसमें मोलेसेस यूज होते हैं, मतलब जो शुगर केन जूस है उसमें वो क्या फॉर्म करते हैं, मोलेसेस, ठीक है, वो भी एक तरह का क्या है, इनिशिएटर, जो उसके डिकिंग प्रोसेस को फास्ट करता है, ठीक है, और वो डिके होने के बाद उसका क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल इन एनी फॉर्म, लाइक इथिल अल्कोहल, वी कैन से द बेसिक इथिल अल्कोहल, सो इट विल फॉर्म इन द वाइन एंड ऑल दैट। जैसे अगर आपने ग्रेप्स का अगर देखा, राइट, हाँ, ग्रेप्स का खास करके जो पर्पल कलर के ग्रेन्स जो होते हैं, ग्रेप्स जो होते हैं, उसका अगर आपने देखा तो सेम वहां पे भी मोलेसेस उसको ये करते हैं, और उसको बेसिकली वो क्या करते हैं, उसको रॉट करते हैं, वो रॉटिंग प्रोसेस उसका फास्ट करते हैं, समझ में? रॉटिंग प्रोसेस जो है उसका फास्ट होता है, और उसका रॉटिंग प्रोसेस फास्ट होने का क्या होगा, दैट ग्रेप्स विल गेट कन्वर्ट इनटू द इथिल अल्कोहल इनटू वाइन, समझ में? तो रेड वाइन जो होती है वो ऐसी बनती है, तो उसके लिए भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, दैट इज द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ में? ओके, देन यहाँ पे जो आपको ओके, सो इसके बाद जो है एंटीबायोटिक्स, क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स, राइट? एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक में क्या फर्क है, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक में क्या फर्क है? अभी आप मुझे सुनो, मैं आपको बताती हूँ, ये सपोज ये एंटीबायोटिक है, ठीक है, और ये है एंटीसेप्टिक। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। एंटीसेप्टिक में क्या आएगा, डेटॉल। तो आप मुझे बताओ, लिक्विड भी हो गया या सोप भी हो गया, आप मुझे बताओ क्या आप डेटॉल खाते हो या पीते हो, बट आप उसको जख्म पे लगाते हो, राइट? ऐसा क्यों? नहीं, इसमें क्या होता है, डेटॉल जो है, सुनो मैं आपको बताती हूँ,
इसमें क्या होता है, जो डेटॉल है, सपोज ये आपका एक वुंड है, ठीक है, ये आपका इधर कट गया है, जस्ट कंसिडर दैट ये पूरा सेल था जो यहाँ पे कट गया है, इसमें जब मैं डेटॉल या सैवलॉन वगैरह जो भी मैं उस पर अप्लाई करूंगी, ठीक है, आप अपने, हाँ, आप जो आपको चैप्टर है एलर्जीज वगैरह करके आईसीएसई बोर्ड वालों को, आप उसमें सीखोगे कि जब भी हमारे बॉडी में एलर्जीज कॉज होते हैं तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होती है, हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटीज होते हैं, उसको बोलते हैं IA, IB, IC और एक IG होता है जो बेसिकली एलर्जीज के लिए वर्क करता है, ठीक है। हाँ, बट जब भी हमारे बॉडी में कोई भी कट होता है तो हमारे बॉडी का जो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जो हार्मोन्स है वो सिक्रेट होके उसको यहाँ पे ब्लॉक, मतलब एक ब्लड का क्लॉट बना के स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी आपको लगा है, फिर वो ब्लड जा रहा है, फिर वो ब्लड स्टॉप हो रहा है, राइट, फिर उसके बाद वहां पे ब्लड का ऐसे डार्क रेड कलर का पैच बन गया है, राइट, और फिर कुछ टाइम के बाद वो निकल जाता है, नीचे नई स्किन आ जाती है, अंडरस्टूड। हाँ, बट जिसमें नहीं होता है दैट इज सो डिफिकल्ट फॉर देम। कुछ जो लोग होते हैं उनमें ब्लड जब भी उनको कट होता है वो स्टॉप ही नहीं होता है, कंटिन्यूअसली बहता रहता है, क्योंकि उनके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, समझ में? ओके, मतलब उनके बॉडी में जो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन होता है वो होता ही नहीं है, ओके। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो एंटीसेप्टिक है वो क्या कर रहा है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जमा हुए हैं उसको किल कर रहा है, अंडरस्टूड, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से आपके बॉडी में एंटर करके आपको और ज्यादा सेप्टिक ना कॉज करें, अंडरस्टूड, और ज्यादा हार्म ना पहुंचाए। तो इसीलिए जब हम एक्चुअली हमारी बॉडी नेचुरली भी वो करती है, बट हम क्या करते हैं उसके ऊपर डेटॉल और सेवलॉन वगैरह ये चीजें लगाते हैं ताकि वो प्रोसेस फास्ट हो जाए, अंडरस्टूड। अगर आप जैसे कहीं हॉस्पिटल में गए और आपको कोई जख्म हुआ है जिसके ऊपर आपको स्टिचेस करने हैं, तो पहले डॉक्टर क्या करेंगे, उसको डेटॉल से क्लीन करेंगे, ठीक है। तो वो इसीलिए करते ताकि बाय चांस कोई भी जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके बॉडी के अंदर ना जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। तो ये होता है एंटीसेप्टिक, जो बेसिकली क्या करता है, हार्मफुल सेल्स को या ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली किल करता है। क्या करता है? किल करता है। बट इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे जो सेल है, जो अच्छी सेल्स है, वो भी हार्मफुल होती है, उसको भी हार्म पहुंचाता है। मतलब आप मुझे बताओ, जब अभी आपको डेटॉल है, सैवलॉन वगैरह जो भी लगाते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन लगाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा वहां पे जलन होती होगी। ऐसा होता है कि मस्त लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो ये जलता है, अंडरस्टूड। बट जब भी आप एंटीबायोटिक जो खाते हो, जैसे पेनिसिलिन हो गया, बाकी के जो एंटीबायोटिक जब आप खाते हो, तो आपको उसमें जलन सेंसेशन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, राइट। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ स्टॉप करता है, ठीक है। ये लिविंग सेल को किल नहीं करता है, अंडरस्टूड। दैट्स व्हाई वी टेक एंटीबायोटिक, नॉट द एंटीसेप्टिक। मतलब एंटीसेप्टिक कभी भी स्टमक के अंदर नहीं ये करते हैं, मतलब हम मेडिसिन के अंदर ऐसे अपने ब्लड में डायरेक्ट मिक्स नहीं होता है, अंडरस्टूड। समझ में आया? ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये बेसिकली स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, आप स्पेक्ट्रम मतलब एक रेंज कंसीडर करो। उसमें दो तरह के एंटीसेप्टिक होते हैं। कौन से? एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है नैरो स्पेक्ट्रम। सुना? एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है नैरो स्पेक्ट्रम। हाँ, 1 मिनट। इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आप मुझे बताओ क्या होगा? क्या होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में? या मतलब बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो बड़े हैं, जो विजिबल है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, समझे? वो होते, वो कौन से है? जैसे कि एम्पिसिलिन है, देन और कौन से हैं? एनॉक्सिसिलिन है, टेट्रासिलिन है। ये तीन जो है मेजरली क्या है ये तीन मेजरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कौन से? एम्पिसिलिन, एनॉक्सिसिलिन एंड टेट्रासिलिन, ठीक है। हाँ, आपकी बुक में इतने तीन दे, आप ये तीन के नाम याद रखो, ठीक है। कौन से देखो, एम्पिसिलिन, ठीक है, टेट्रासिलिन यानी एमॉक्सिसिलिन, ठीक है। तो ये जो तीन है ये बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें नैरो स्पेक्ट्रम में आपके आते हैं पेनिसिलिन,
ठीक है, उसके बाद पेनिसिलिन के बाद और कौन से है, जेंटामाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन। कौन से है, जेंटामाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। सुना, अंडरस्टूड? ओके, तो ये दो तरह के एंटीबायोटिक्स है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपको ये पेनिसिलिन की स्टोरी पता है, ये कैसे फाइंड आउट हुआ था? ओके, तो एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वर सो मेनी सोल्जर्स वर गेटिंग डाई, ठीक है। तो उस टाइम पे उसने क्या किया था, टू सेव दैट सोल्जर्स he produced the one actually he was producing some vaccination, but he find out the penicillin, okay, and he give that penicillin as a dose to those soldier and they save their life. That's why it is also known as a life saving drugs. और इसकी खासियत ये है, ये कभी भी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं देते, पहले उसको बहुत थोड़ा सा देके देखते, इफ बिकॉज इसका जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होता है। तो अगर वो इंसान लाइक जो भी पर्सन पेशेंट को हम दे रहे हैं, इफ इट is that much capable, then only हम उसको पूरा डोज देंगे, समझना? That's why it is known as life saving drug. ये भी आप याद रखना, because it comes in MCQ, which is the life saving drug. So that is penicillin. Understood? Okay. Then उसके बाद जो होता है यहाँ पे इसका क्या होता है, हाँ, एंटीबायोटिक्स में आपको सबसे ज्यादा ये चीज याद रखनी है कि जब भी आपको डॉक्टर्स बोले तभी आपको लेना है। ये नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है और मैंने खा लिया, नॉट लाइक दैट, समझना? ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेस्ट मुझे अच्छा लग रहा है मैंने खा लिया। जब व्हेन द डॉक्टर विल प्रेस्क्राइब इट देन ओनली यू हैव टू टेक इट, अंडरस्टूड? ओके, देन उसके बाद हाँ, और वो जितना डोज प्रेस्क्राइब किया है उतना ही लो, उससे ज्यादा नहीं, अंडरस्टूड? अगर जैसे सपोज अगर आपको जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ और डॉक्टर ने आपको इरिथ्रोमाइसिन करके ये जो मेडिसिन है ये आपको दिया है और आपको 3 दिन का डोज दिया है, तो यू शुड ओनली टेक 3 days, नॉट मोर देन दैट। अगर आपको 3 days के बाद भी अगर किसी चीज का असर नहीं हो रहा, देन यू शुड गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर अगेन, अंडरस्टूड? ओके, हाँ, आप उससे कम ले सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपकी बॉडी अगर बहुत जल्दी हील हो रही है और आपकी बॉडी अगर खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, यू कैन टेक लेस बट नॉट द मोर, अंडरस्टूड? ओके, देन उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में बहुत यूजफुल है, बट देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट यूजफुल टू अवर बॉडी। तो अभी हम इसकी बात करेंगे कि जो हार्मफुल है। ओके, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले कौन सा आएगा? हाँ, ये अभी हार्मफुल माइक्रोब्स है। ओके, इन हार्मफुल माइक्रोब्स में सबसे पहले आएंगे वायरसेस, ठीक है। इसमें कौन सा आएगा? हाँ, फंगाई सबसे पहले। इसमें सबसे पहले आता है ये क्लोस्ट्रीडियम। वो क्या करता है? वो क्लोस्ट्रीडियम क्या करता है? ये क्या कर रहा है? क्लोस्ट्रीडियम क्या करता है? ये बेसिकली अपना फूड जो है उसको पॉइजनस करता है। आपने देखा होगा कि जो हाँ, मतलब जो आलू है उसकी सब्जी आप 2 दिन के बाद एकदम ऐसे चिपकी चिपकी हो जाती है, राइट? वो क्यों? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कौन से इसकी वजह से? क्लोस्ट्रीडियम की वजह से। हाँ, समझा? या जैसे आपने देखा चपाती जो है उसके ऊपर फंगस आने लगता है क्लोस्ट्रीडियम की वजह से, समझा? ओके, सो ये है जो बेसिकली आपके इसको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, स्पॉइल करते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से एसिड करते हैं, understood? Okay, so basically these are the pathogens, they are useful and they harmful to our body, understood everyone? आपको ये याद रखना है कि फूड को रैंसिड कौन करता है, मतलब फूड स्पॉइलेज कौन करता है? क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। और इसके बहुत अलग अलग टाइप के, रॉड शेप के है, कोन शेप के है, ओवल शेप के है, बहुत अलग अलग टाइप के वो है, अंडरस्टूड? ओके, तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक